नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इथिक्स के बेसिक को समझा था, नीतिशास्त्र के बेसिक को समझा था, मूल रूप से एमपीपीएससी मेंस पेपर 4। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इथिक्स में आसानी से 200 में से 140 नंबर ला सकते हैं, और वो कैसे लाना ये तरीके मैंने लास्ट क्लास में कुछ ब्रीफ के माध्यम से समझाया था। बहरहाल हम यूनिट 2 एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 की शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पेपर 4 यूनिट 2 मनोवृत्ति की बात करता है, क्षमता की बात करता है, सामयिक बुद्धिमत्ता की बात करता है, तो उसी सिलसिले में हम कुछ चीजों को यहाँ पर देखेंगे। जैसे मेरा पहला टॉपिक आज दिया मैंने मनोवृत्ति अभिवृत्ति, जिसको हम लोग एटीट्यूड भी कहते हैं। सामान्य भाषा में आप लोगों ने सुना होगा क्या, ये लड़का बहुत एटीट्यूड दिखाता है, ये लड़की बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, तो ये आखिरकार चीज है क्या? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इथिक्स एक ऐसा विषय है जिसको रटना नहीं, समझना होगा। और समझना कहाँ होगा? हमारे व्यवहारिक स्तर पर समझना होगा, धरातल स्तर पर समझना होगा। जैसे कि मैंने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को कुछ रूपों में डिवाइड किया है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसका प्रकार, विशेषता या स्वरूप क्या है, संरचना संगठन कैसा है, विकास या निर्माण कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, प्रकार क्या होता है। तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि कभी भी एमपीपीएससी में अगर आपको नंबर बढ़ाना है, अर्थात 140 से अधिक स्कोर करना है, तो आपको दार्शनिक नहीं बनना है। दार्शनिक ऑलरेडी है हमारे पास, उनकी परिभाषा उठा के लिख देना है। तो इन परिभाषाओं को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं मनोवृत्ति क्या चीज है। तो पहले हम अपनी भाषा में समझेंगे, फिर हम दार्शनिक की भाषा में समझेंगे। तो मनोवृत्ति क्या होता है कि मन में उत्पन्न होने वाली आवृत्तियां या मन के हमारे उत्पन्न होने वाले विचार। सीधी बात है कि अर्थात हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो मन की आवृत्तियां कहलाती है, मनोवृत्ति कहलाती है। जैसे कि हम लोग सीधे तौर पर बात करें कि हमें किसी व्यक्ति से मुलाकात करना है, किसी व्यक्ति को देखना है, या किसी संप्रदाय को, व्यक्ति को हमने देखा, किसी बालक को देखा, किसी महिला को देखा, तो उसको देखने के पश्चात हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, जो हमारी आवृत्तियां उत्पन्न हुई, वही हमारी क्या है? मनोवृत्ति है, वही हमारी अभिवृत्ति है, वही हमारा एटीट्यूड है। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक। तो अब जब सीधे तौर पर पीएससी प्रश्न करता है आप लोगों से एमपीपीएससी मेंस में, तो सीधे तौर पर 2 नंबर में पूछेगा कि मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ऑलरेडी एमपीपीएससी मेंस में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। या फिर मनोवृत्ति को परिभाषित करें तो हमें स्वयं दार्शनिक ना बनते हुए कुछ परिभाषाओं को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि अज्जैन के अनुसार मनोवृत्ति किसी दी गई वस्तु के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रत्युत्तर की विद्युतपूर्ण वृत्ति है। सर, इसको रटना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, रटना ही पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से परिभाषा को परिभाषित करते हैं या लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप 2 में से 2 नंबर पूरे प्राप्त कर पाते हैं। सर, सिर्फ 2 नंबर के लिए हम परिभाषा रटे? नहीं मेरे मित्रों, कि जब 50 शब्द का प्रश्न आएगा या 2 शब्द का प्रश्न आएगा या केस स्टडी में जब आप पहुंचेंगे, तब भी आपको इस तरह से रूपों का प्रतिरूपण करना पड़ेगा। मतलब अर्थात सीधे तौर पर अगर आपसे 5 अंक में प्रश्न आ गया कि मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, मनोवृत्ति का परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इंट्रो में परिभाषा देना है। समझिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसका परिवर्तन कैसे होता है, या मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इंट्रो लिखना है, और इंट्रो में क्या करना है? परिभाषा देना है। परिभाषा देने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसको पूर्ण करना है। ठीक है। तो अब यहां पर हमने मनोवृत्ति को समझ लिया। अब हम देखते हैं मनोवृत्ति के प्रकार। मनोवृत्ति के मूल रूप से हम 3 प्रकार देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक मनोवृत्ति और तटस्थ मनोवृत्ति। सकारात्मक मनोवृत्ति क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु के संदर्भ में जब हमारी मनोवृत्ति पॉजिटिव होती है तो सकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक माँ का अपने बेटे के प्रति मनोवृत्ति होना। एक माँ अपने बेटे के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगी, एक पिता अपने बेटे के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, तो उनके प्रति जो मनोवृत्ति निर्मित हुई है वो कैसी है? सकारात्मक मनोवृत्ति। नकारात्मक मनोवृत्ति किसको कहते हैं? कि जिन मनोवृत्तियों में नकारात्मक धारणाएं विद्यमान होती है। अर्थात यदि हमारी मनोवृत्ति किसी के प्रति गलत है, अर्थात हमारे विचार किसी के प्रति गलत है, तो हमें नकारात्मक मनोवृत्ति कहलाती है। या हम यूं कहें कि किसी के बारे में, या हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु के बारे में जब हम विचारों को बिल्कुल
निम्नस्थ स्तर रखते हैं, बिल्कुल लोअर स्तर रखते हैं, तो हमारी नकारात्मक मनोवृत्ति कहलाती है। और बोलते तटस्थ मनोवृत्ति, तटस्थ मनोवृत्ति क्या होती है कि जहां मनोवृत्ति बिल्कुल ना के बराबर हो, अर्थात उसके बारे में विचार ही उत्पन्न ना हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रख दूं कि खांड्या सिंह नाम का एक प्राणी है। अब खांड्या सिंह नाम का एक प्राणी मेरे आपसे बोल रहा है, तो खांड्या सिंह प्राणी आपने कभी मिला नहीं, आपसे कभी कोई मिला नहीं है, तो आपके मन में उसके प्रति कोई मनोवृत्ति नहीं पैदा हुई, न सकारात्मक न नकारात्मक। तो मनोवृत्ति कैसी होगी आपकी? तटस्थ मनोवृत्ति हो गई, न्यूट्रल एटीट्यूड हो गया था। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जिसके बारे में आप विचार करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपकी मनोवृत्ति या तो सकारात्मक हो जाती है या नकारात्मक। तो आप समझ गए होंगे मनोवृत्ति क्या होती है कि मन में उत्पन्न होने वाली आवृत्तियां जो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती, किसी वस्तु के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, किसी भाषा के लिए, पुरुष के लिए, महिला के, किसी आयु वर्ग के लिए। तो जो हमारी आवृत्तियां, जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं वो क्या है? हाँ, आप मनोवृत्ति को पूर्वाग्रह से मत जोड़िएगा। पूर्वाग्रह अलग संकल्पना है और मनोवृत्ति हमारे मन की धारणा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इस विशेषताएं या स्वरूप क्या होती है। तो सामान्य रूप से क्या होता है, मनोवृत्ति जो है समाज से हमें प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के लोगों का विचार कैसे है, उन विचारों के आधार पर हमारी मनोवृत्ति बनती है। समझिएगा इस चीज पर कि हमारा समूह कैसा है। उदाहरण के तौर पर आप किसी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं तो आपकी जो मनोवृत्ति होगी अपने गुरु के प्रति वो कैसी होगी? आचार्य भाव में। क्या आप उनको आचार्य जी कहेंगे, दीदी जी कहेंगे? वहीं आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे? हेलो मैम, हेलो सर। तो ये जो मनोवृत्तियां हैं कहाँ से निर्मित होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, हमारी संगति कैसी है। समझ रहे हो ना? दूसरी विशेषता अगर हम लोग मनोवृत्ति की बात करें तो हमेशा एक दिशात्मक होती है। तो सबसे पहली विशेषता हम लोगों ने क्या देखी कि यह सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखी जाती है, और दूसरी विशेषता जो हम लोगों ने देखी है यह एक दिशात्मक होती है। एक दिशात्मक इन द सेंस या तो किसी के प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी या किसी के प्रति हमारी मनोवृत्ति नकारात्मक होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी शिक्षक पर भरोसा है और आप जानते हैं कि अगर हम इन शिक्षक के साथ जुड़े रहें, इनके कहे अनुसार पढ़ाई करते रहे, तो हम निश्चित तौर पर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो शिक्षक के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है? सकारात्मक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी पढ़ाई में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है तो आपकी उसके प्रति मनोवृत्ति कैसी होगी? नकारात्मक हो जाएगी। समझिएगा इस चीज को। तो एक दिशात्मक होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखा जाती है। इसकी अपनी तीव्रता होती है। तीव्रता होती है इन द सेंस, इस तरह समझिए कि आप अपने घर पर हैं और आपके छोटे भाई या छोटे बहन ने अचानक कुछ गलती कर दी। जैसे कुछ गलती करी तो आपका हाथ स्वतः उसके ऊपर उठ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आपका हाथ उठ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति क्या है कि छोटे भाई ने गलती की है, इसको समझाना, और समझाने का सबसे बड़ा तरीका आप क्या मानते हैं? मारना। ये एक माँ का अपने बेटे को मारना, पिता का अपने बेटे को मारना, तो ये तीव्रता है, वो रोक नहीं सकते, आप तुरंत एक्शन कर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे समझेंगे तो इनकी अपनी विशेषता होती है, अपने स्वरूप होता है। अब मनोवृत्ति की संरचना या संगठन क्या होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग देख रहे हैं संरचना या संगठक। अब उदाहरण के तौर पर आप यह समझें, जैसे कि हमारा शरीर है। हम मानते हैं कि शरीर की जो मौलिक इकाई है, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इकाई, शरीर की मौलिक इकाई कोशिका है। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। तो ये समस्त तत्व मिलकर क्या कहलाते हैं? शरीर कहलाते हैं। समझा? अगर मैं कहूं कि मैं कोशिका हूं तो मैं झूठ कहूंगा। मैं कहूं कि मैं अंग हूं तो भी गलत है। मैं कहूं मैं शरीर हूं तो ये सत्य होगा। पर शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है? उन्हें सबका सम्मिलित रूप शरीर है। उसी प्रकार मनोवृत्ति की बात करें तो मनोवृत्ति की संरचना संगठन का मतलब ये होता है कि मनोवृत्ति का जो निर्माण है किन किन तत्वों से हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही इग्ली-चाइकिंग ने। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मनोवृत्ति में इग्ली-चाइकिंग जो दार्शनिक थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इग्ली-चाइकिंग ने। और इग्ली-चाइकिंग ने ही बताया था कि मनोवृत्ति जो है ये तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। और इन तीन तत्वों के आधार पर इग्ली-चाइकिंग ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल को कहा गया था एबीसी मॉडल। क्या कहा गया था? एबीसी मॉडल, या फिर इसको कहा जाता है संभाव्य की अवधारणा।
संभाव्य की अवधारणा। संभाव्य की अवधारणा का तात्पर्य यहाँ पर इग्ली-चार्किन से था कि जो मनोवृत्ति है वो तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया शरीर जो है कोशिका, ऊतक और अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार मनोवृत्ति भी तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। उन तीन तत्वों को इग्ली-चार्किन ने संभाव्य की अवधारणा के रूप में अभिव्यक्त किया है। अब संभाव्य की अवधारणा सर क्या है, बिल्कुल समझेंगे। ये संभाव्य, ये तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों शब्दों का समुच्चय संभाव्य की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया था। सम से संज्ञानात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक, भ से भावात्मक घटक और व्य से व्यवहारात्मक घटक। तो तीन चीजें, तीन घटक हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। इन तीनों घटकों का सम्मिलित रूप संभाव्य की अवधारणा थी और इस संभाव्य की अवधारणा किसने दी, इग्ली-चार्किन ने। अगर पीएससी मेंस में सीधे तौर पर क्वेश्चन आ जाता है कि संभाव्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, लिखिए, तो आपको क्या करना है, अगर ये 50 शब्द में प्रश्न आया तो उत्तर का लेखन क्या होगा कि संभाव्य की अवधारणा का संबंध मनोवृत्ति से, जिसे इग्ली-चार्किन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह संभाव्य की अवधारणा से तात्पर्य संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक से है। अब संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक क्या चीज है, तो देखो हमारी मनोवृत्ति इन तीन तत्वों के आधार पर सुनिश्चित होती है। अब संज्ञानात्मक का मतलब है संज्ञान होना, यानी कि हमारे ज्ञान के माध्यम से, हमें देखने के माध्यम से जो हमें प्रभावित करता है संज्ञानात्मक घटक है। नहीं आया समझ में, अभी बताता हूं। उदाहरण के तौर पर एक बुजुर्ग महिला रास्ता पार कर रही है और उसी दौरान तीन युवक आते हैं और उस बुजुर्ग महिला की हाथ की जो लाठी है उसको अपने पांव से गिरा देते हैं, जिससे बुजुर्ग महिला नीचे गिर जाती है। तो आपने उसको देखा, जैसे ही आपने उसको देखा तो ये चीज आपके संज्ञान में आई। क्या संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति के द्वारा या उन तीन व्यक्तियों के द्वारा उस बुजुर्ग महिला के लिए किया गया व्यवहार बिल्कुल गलत है। तो आपकी मनोवृत्ति उन तीन लड़कों के लिए जिन्होंने उस महिला की लाठी को गिराया, उनके प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी बनी, नकारात्मक मनोवृत्ति। आया समझ में। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के आधार पर हमारी मनोवृत्ति बनती है तो संज्ञानात्मक मनोवृत्ति कहलाती है, अर्थात प्रत्यक्षकरण करना या हमारे ज्ञान के माध्यम से जानना। वही दूसरी ओर यदि वो बुजुर्ग महिला रास्ता पार कर रही है, तीन युवक बाइक से आते हैं, उस महिला की लाठी को गिरा देते हैं और ये घटना एक 6 माह का बालक देखता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके मस्तिष्क का एक ज्ञान का विकास नहीं हुआ, इसलिए उसको संज्ञान कहा गया कि आपके संज्ञान में आना चाहिए। एक पागल व्यक्ति देखेगा तो भी उससे इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। तो संज्ञानात्मक घटक। नेक्स्ट भावात्मक घटक। भावनाएं कैसी हैं आपकी, उन भावनाओं के आधार पर भी मनोवृत्ति विश्लेषित करती है या मनोवृत्ति घटक का निर्माण होता है। वही कि उस बुजुर्ग महिला की जैसे ही लाठी गिरी तो आपके मन में तुरंत भावना उत्पन्न हुई कि मैं दौड़कर उस महिला को, उस वृद्ध महिला को उठा दूं, उसको लाठी दे दूं। और तीन जो लड़के उस बाइक से उस महिला को गिरा के गए हैं, उनको मैं बिल्कुल पकड़ के मारूं, भले हम में पावर ना हो, ताकत ना हो, फिर भी हम इस ताकत करेंगे कि नहीं, उनको मारना है। तो ये भावनाएं हैं और भावना किसके प्रति, उस वृद्ध महिला के प्रति है। फिर होता है व्यवहारात्मक घटक। व्यवहारात्मक घटक अर्थात किसी के व्यवहार को देखकर मनोवृत्ति का निर्माण होना है। तो यहां पर मैं बार बार एक ही उदाहरण क्यों दे रहा हूं आप लोगों को, महिला, उस वृद्ध महिला को और तीन बाइक में जाने वाले लड़कों का, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब मनोवृत्ति की संरचना होती है तो उसमें तीनों घटकों का होना आवश्यक है। इन तीनों घटकों में से अगर एक घटक का भी अभाव रहता तो मनोवृत्ति जो है निर्मित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने उन व्यक्तियों के व्यवहार को अपने मनोवृत्ति से जोड़ा है कि उनके द्वारा किया गया व्यवहार गलत था, तो तीनों घटना एक साथ चली। सबसे पहले आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, फिर आपकी भावना उपजी कि ऐसा नहीं करना था, फिर आपने उनके व्यवहार को समझा कि उनके द्वारा किया गया व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, अनुपयुक्त है। तो तीनों संभाव्य की धारणा मनोवृत्ति संरचना संगठन के रूप में कार्य करती है।
तो वही मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार शरीर है ये कोशिका अंग ऊतकों से मिलकर बना है, उसी प्रकार मनोवृत्ति जो होती है हमारी संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटकों से मिलकर बनी होती है, और ये तीनों घटक एक साथ मिलकर मनोवृत्ति की संरचना करते हैं, उसका संगठन करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने संरचना को समझ लिया, संगठन को समझ लिया कि यहाँ पर संरचना इग्ली-चाइकिन ने तीन घटकों को सम्मिलित होकर संरचना में बांटा था। तीनों घटक आप समझ गए, जिसको संभाव्य का उदाहरण या एबीसी मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि हमारी जो मनोवृत्ति है, जो हमारे एटीट्यूड है, ये बनता कैसे है। आप इस चीज को समझिए, जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उनका एटीट्यूड अलग दर्जे का होता है, और जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं उनका एटीट्यूड अलग दर्जे का होता है, और जो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका एटीट्यूड अलग दर्जे का होता है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं आप लोगों से कि जो इथिक्स का विषय है इसको व्यवहारिक विषय समझिए। जब तक आप इसको अपने स्तर पर नहीं लेंगे तब तक आप इथिक्स में 140+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार हमारी मनोवृत्ति कैसी है, इसका विकास कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। आप लोग देखते हैं कि अगर एक छोटे परिवेश से पला बड़ा लड़का किसी हाई प्रोफाइल स्कूल में उसका अगर दाखिला करवा दिया जाता है तो वहां पर वो अपने आप को अटपटा सा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वहां हाई प्रोफाइल के लड़के बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनका रहन सहन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है, तो वो जो निम्नस्थ वर्ग से या गरीब वर्ग से जो बालक उस हाई स्कूल में गया है वो अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मनोवृत्ति बाल्यावस्था से वैसी ही बनी हुई है। तो मनोवृत्ति का विकास या निर्माण है, जो मैं आप लोगों को यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पर, ये टॉपिक एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में एज इट इज है, और यहाँ से ऐसा कैसा ही आपको क्या होता है पीएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि विकास जो निर्माण है इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है समूह संबद्धता की, समूह की। ये क्या चीज होते हैं? तो समूह को हम 3 रूपों में बांटते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह और संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह में आता है आपका परिवार और समाज। आपका परिवार का वातावरण कैसा है, आपके परिवार में लोगों का व्यवहार कैसा है, और जैसा परिवार में माता पिता, भाई बहनों, दादा दादी का व्यवहार होगा वैसा का वैसा ही प्रभाव उस परिवार के बालकों पर पड़ेगा, और वैसी ही मनोवृत्ति उनके मन में बनेगी। उदाहरण के तौर पर यदि एक 3 वर्ष के बालक को उसके पिताजी ने कह दिया कि बेटा उस घर पे नहीं जाना, वो घर हमारे लिए अच्छा नहीं है, या उन घर के लोगों से हमें कोई वार्ताएं नहीं करना है, तो बालक पिताजी से ये नहीं पूछेगा कि क्यों पापा, वो स्वीकार कर लेगा कि निश्चित तौर पर वो उस घर के लोग बड़े बुरे होंगे। हमारे पिता उठते से ही क्या काम कर रहे हैं, उस हमारी माँ उठते से क्या काम कर रही है, उनकी गतिविधियों का सीधे तौर पर प्रभाव उस बालक पर पड़ता है, और उस बालक की मनोवृत्ति स्वतः ही वैसे विकसित हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये मनोवृत्ति के विकास में प्राथमिक समूह अर्थात परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और एक बालक या एक बालिका अपने माता पिता के किए गए कार्यों को यथावत पालन करने का प्रयास करता है, तो इसी कारण उसकी मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है। द्वितीय समूह होता है, द्वितीय समूह में उसके स्कूलिंग शिक्षा होती है, खासकर प्राथमिक शिक्षा होती है, उसके दोस्त या संगति होती है। जैसी संगति उसको मिलती है, जैसा स्कूल का परिवेश उसको मिलता है, वैसी ही मनोवृत्ति उस व्यक्ति की निर्मित होती चली जाती है। यदि एक बालक मदरसे में पढ़ता है तो उसकी मनोवृत्ति जो होगी इस्लाम धर्म के प्रति सकारात्मक होगी, वहीं अन्य धर्मों के प्रति नकारात्मक होगी। दूसरी ओर यदि एक बालक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है तो उसकी मनोवृत्ति हिंदू धर्म के प्रति सकारात्मक होगी। उसी प्रकार कोई बालक यदि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी मनोवृत्ति क्रिश्चियन रिलीजन के प्रति पॉजिटिव होती है। तो वही मनोवृत्ति का जो निर्माण है, जो विकास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है समूह संबद्धता की, कि किस समूह में वो बालक पला बड़ा है। और तृतीय का संदर्भ समूह, इसको हम तृतीय समूह संदर्भ समूह कहते हैं। इस समूह में उस वर्ग को जोड़ा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मीयता जोड़ लेता है। उदाहरण के तौर पर आप विश्वविद्यालय में गए, आपने किसी वर्ग को ज्वाइन किया, जैसे एबीवीपी, आरएसएस, या फिर किसी पार्टी को चुना, कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, XYZ आप। तो जब व्यक्ति किसी भी संस्था से आत्मीयता कर लेता है, जो जुड़ जाता है, तो संस्था के जो रीति रिवाज होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके अनुसार उस व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्भर हो जाती है।
एक व्यक्ति जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, यदि आप उसके समक्ष बीजेपी की बुराई करेंगे तो उसको बड़ा हर्ष होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु यदि आप कांग्रेस की बुराई करेंगे तो बड़ा दुखी होगा। उसी रूप में एक भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके सामने यदि भाजपा की बुराई करेंगे तो बड़ा दुखी होगा, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति उस वर्ग के प्रति आत्मीयता ग्रहण कर चुकी है और वही आत्मीयता उसकी मनोवृत्ति के विकास या निर्माण में भूमिका निभाती है। समझ में आ रहा है? तो मनोवृत्ति का विकास या निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो समूहों की होती है। दूसरी भूमिका होती है प्रदर्शित सूचना की। जब प्रश्न आता है आप सभी लोगों के सामने तो आपकी आंसर राइटिंग फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। प्रदर्शित सूचना क्या होता है? प्रदर्शित सूचना अर्थात जब आप किसी सूचनाओं को देखते हैं, इसको हम प्रबोधक संप्रेषण भी कहते हैं, जो कि हम सिलेबस में देखेंगे। प्रदर्शित सूचना, जिन सूचनाओं को बारंबार आप देखते हैं, उन सूचनाओं के आधार पर आपकी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। यदि एक व्यक्ति को बार बार एक ही चीज लगातार मीडिया दिखाई जाए तो उस व्यक्ति के प्रति, उस वर्ग के प्रति उस व्यक्ति की मनोवृत्ति तो सकारात्मक बन जाती है या नकारात्मक बन जाती है। आज से 20-30 वर्ष पहले कितने लोग जानते थे कि अलकायदा, ISIS ये सभी बहुत हिंसात्मक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, किंतु जब इनके कार्यों को लगातार मीडिया ने दिखाया, जन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, तो उनकी हर सामान्य व्यक्ति की मनोवृत्ति इन वर्गों के प्रति, आतंकवाद समूह के प्रति नकारात्मक बन चुकी थी। आज एक मीडिया चाहे तो किसी भी पार्टी को जीत दिला सकता है और किसी भी पार्टी को हरा सकती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि वो जानते हैं कि प्रदर्शित सूचना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है या मनोवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 3 हम देखते हैं सामाजिक सीखना कारक। सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग फैक्टर। सोशल लर्निंग फैक्टर क्या होता है? सामाजिक सीखना कारक क्या होता है कि समाज जिन चीजों को अच्छा मानता है उन चीजों को हर व्यक्ति सीखना पसंद करता है या उन चीजों का, उन तत्वों का अनुपालन करना चाहता है और यही अनुपालन उसकी मनोवृत्ति के विकास में सहयोगी होता है। जैसे आप समझिए कि भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि हमें जो हमारे से बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके चरण स्पर्श करें, उनको नमन करें। तो ये सामाजिक सीखना कारक है। अगर एक व्यक्ति जो ये नहीं चाहता कि मैं सब करूं, किंतु फिर भी वो सामाजिक डर से उसका अनुपालन करता है, तो कहीं ना कहीं वो बालक संस्कारी कहलाता है। तो वो क्यों कर रहा है? उसका मनोवृत्ति धीरे 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 सकारात्मक होती चली जाएगी कि मुझे भी यही काम करना है। समाज ने जिन मानदंडों को स्वीकार किया है या समाज जिन मानदंडों के आधार पर चलता है, उन मानदंडों को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक सीखना कारक। और उसके आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्मित होती है। नेक्स्ट होता है प्रेरणात्मक कारक। प्रेरणात्मक कारक मनोवृत्ति के विकास या निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। क्यों? अर्थात जिन तत्वों से, जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से किसी को प्रेरणा मिलती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक बनती चली जाती है। यदि हम स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मनोवृत्ति स्वामी विवेकानंद के प्रति कैसी होगी? सकारात्मक हो जाती है। संवेगात्मक कारक संवेदनाओं को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देखें कि एक बालक है जिसके सामने रॉइट्स होते हैं, दंगे हो जाते हैं, जब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के परिवार को जला देते हैं और मुसलमान हिंदू के परिवार का विनाश कर देते हैं। यदि वो बालक हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो मुस्लिम धर्म से जीवन भर क्या करेगा? नफरत करेगा। और यदि वह बालक इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है तो वो हिंदू धर्म से जीवन भर नफरत करेगा। तो उसकी संवेदनाएं कैसी जुड़ चुकी है और संवेदनाओं के कारण उसकी मनोवृत्ति विशेष संप्रदाय या विशेष धर्म के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक कारक। अर्थात हमारी संस्कृति जिन कारकों को स्वीकार करती है या जिन कारकों के कारण हमारी संस्कृति जो है उज्ज्वल मानी जाती है, उन सांस्कृतिक कारकों को हम अपने आप में आत्मीयता से स्वीकार कर लेते हैं और वे सांस्कृतिक लक्षण हमारी मनोवृत्ति के विकास में भूमिका निभाते हैं। समझिएगा, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें ईश्वर, खुदा, अल्लाह, श्री राम, कृष्ण, शिव इनकी पूजा करना है, तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता हो जाती है कि ईश्वर को पूजना है। आप चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करें, सबका मूल जो होता है मूल होता है ईश्वर की उपासना करना, अर्थात ईश्वर को पूजना। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है।
और इस संस्कृति की विशेषता कारण हमें ईश्वर के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति हो जाती है कि कुछ भी हो ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। और आखिरी बात है रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता मतलब कि जिन परंपराओं को प्राचीन काल से हम स्वीकार करते चले आ रहे हैं उन परंपराओं के प्रति हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होना, या वे परंपराएं हमारी मनोवृत्ति के निर्माण में सहयोगी होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मनोवृत्ति का विकास या निर्माण कैसे होता है। तो समूह संबद्धता, प्रदर्शित सूचना, सामाजिक सिग्नल कारक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और रूढ़िवादिता। तो प्रश्न अगर आता है 5 नंबर में कि मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके विकास या निर्माण को समझाइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मनोवृत्ति की परिभाषा देना है, फिर सीधा ये सिनॉप्सिस बना के आपको डिस्क्राइब करके निष्कर्ष दे देना है। ठीक है, अब हम समझते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन। तो मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है। सर अभी आपने बताया था कि मनोवृत्ति की विशेषताओं की मनोवृत्ति एक दिशात्मक होती है, उसकी अपनी तीव्रता होती है, उसकी अपनी केंद्रिता होती है। तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, तो परिवर्तन भी हो सकता है। हर व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी प्रति यदि नकारात्मक है तो सकारात्मकता में बदली जा सकती है और सकारात्मक है तो नकारात्मकता में बदली जा सकती है। मूल रूप से मनोवृत्ति का परिवर्तन जो होता है ये 2 रूपों में देखा जाता है। मनोवृत्ति का परिवर्तन 2 रूपों में देखा जाता है, एक संगत परिवर्तन और एक असंगत परिवर्तन। संगत परिवर्तन का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति आपकी मनोवृत्ति कंपैरेटिवली सकारात्मक है, ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली सकारात्मक है, किंतु उस व्यक्ति वस्तु से आपको बारंबार लाभ की प्राप्ति होती है, तो आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा और वो संगत परिवर्तन कहलाएगा। आपकी मनोवृत्ति उसके प्रति और सकारात्मक हो जाती है। गॉट इट। वहीं असंगत परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति, वस्तु के प्रति यदि हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उस मनोवृत्ति को नकारात्मक रूप में परिवर्तित होना असंगत परिवर्तन, या नकारात्मक है तो सकारात्मक रूप में परिवर्तन में असंगत परिवर्तन कहलाता है। तो हम यहाँ इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि मनोवृत्ति का जो परिवर्तन है ये हो सकता है, तो हो सकता है। यद्यपि ऐसा माना गया है विचारकों के द्वारा कि नकारात्मक मनोवृत्ति का परिवर्तन जटिल होता है, किंतु हो जाता है। यदि आपने किसी के प्रति अपनी मनोवृत्ति बिल्कुल गलत मान ली कि वो व्यक्ति खराब है, तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि आप अपनी मनोवृत्ति में उसको अच्छा दर्जा दे सको। वो भी कब, जब बारंबार आप उस व्यक्ति के से हित प्राप्त करोगे या उससे आप लाभ प्राप्त करोगे, पुरस्कार प्राप्त करोगे। तो परिवर्तन कैसे होता है, तो इसीलिए परिवर्तन का जो आधार होता है वो सेम होता है। कैसे, यदि हम समूह संबद्धता में परिवर्तन करते हैं तो मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव है। यदि एक बालक जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है या एक ऐसे समाज में हुआ है जहां पर विकास, मानवीय विकास नहीं के बराबर है, यदि उसके माता पिता उस बालक को किसी बड़े स्कूल में डलवा दे बाल्यावस्था से, कक्षा 2री 3री से ही, तो उस बालक की मनोवृत्ति क्या होगी, अपने समाज से थोड़ी हटकर उच्च हो जाती है, या कहें कि जिन समूह में वो पले बढ़ेगा उसके अनुरूप हो जाती है। एक व्यक्ति जिस संस्थानों से जुड़ा, जिन संदर्भ समूहों से जुड़ा हुआ है, यदि उन संदर्भ समूहों में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव है। फिर प्रदर्शित सूचना, प्रदर्शित सूचना इन द सेंस, यदि किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति किसी की मनोवृत्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है और बार बार मीडिया चैनल्स, पत्र पत्रिकाएं या वार्तालाप उस व्यक्ति के विरुद्ध होती है या उसके सपोर्ट में होती है, तो जैसी सूचनाएं प्रदर्शित होगी वैसी ही मनोवृत्ति का परिवर्तन हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज होती है। यदि आज मीडिया चाहे तो क्या कर सकती है कि लगातार कांग्रेस की अच्छाइयों को करती जाए, लगातार करती जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत के समस्त वर्ग में कांग्रेस के प्रति जो मनोवृत्ति सकारात्मक हो सकती है। तो ये प्रदर्शित सूचनाओं पर निर्भर करता है कि आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे करना है। हालांकि यह हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात ना करें, सिर्फ हमें समझना है कि हम मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे करते हैं। नेक्स्ट होता है इन 2 के अलावा प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण भी अपने आप में एक माध्यम होता है जो मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का आधार बनता है। अर्थात जिन तत्वों, जिन चीजों से बार बार
हमें मुलाकात होती रहती है, या जिन तत्वों या जिन चीज़ों को बार बार हम पढ़ते हैं, वार्तालापों में सुनते हैं, उनके प्रति हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बाधित सूचना या बाधित संपर्क। बाधित संपर्क मतलब कि जैसे कि हमें कहा जाता है, अक्सर सुना होगा माता पिता के मुंह से कि बेटा तुझे उस बालक से नहीं मिलना है, उससे मत मिल, वो खराब है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को ऐसा कहा करते हैं। ये अलग बात है कि जिनसे मिलने का मना कर रहे हैं, जिस बालक से मिलने का मना किया जाता है, उस बालक के माता पिता भी उस बालक से यही कह रहे होते हैं बेटा उससे मिलने मत जाना, खराब है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि यदि माता पिता देख रहे कि अपना बालक लगातार बिगड़ रहा है, तो क्या करते हैं, बाधित संपर्क का प्रयोग करते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति से जिससे बिगड़ने की संभावना होती है, उससे मिलने के रास्ते बंद कर देते हैं, उसको मिलने नहीं देते। तो बाधित संपर्क जब होगा तो उसकी मनोवृत्ति में स्वतः परिवर्तन होगा। लगातार जब व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिससे कि उसकी मनोवृत्ति का निर्माण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। समय ध्यान रखिए, परिवर्तन अचानक नहीं होता है। चाहे हम समाज का करें, अपने आप का करें, या किसी भी चीज का करें। अगर आप आज ठान लो कि नहीं आज से तो मुझे पढ़ना है और आज से मैं आज पढ़ के कल एसडीएम बन जाऊंगा, डीएसपी बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करना होगा, आपको अपने आप में परिवर्तन करना। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर, अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर, अर्थात यह है कि यदि आप अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति मानने लग गए, अपने आप को अच्छा व्यक्ति मानने लग गए, तो आपकी मनोवृत्ति भी क्षणे क्षणे वैसी ही बन जाती है। अक्सर आपने गुरु के, टीचर्स के मुंह से एक बात कही सुनी होगी, या अपने माता पिता के मुंह से एक बात सुनी होगी कि तुम उस लेवल को प्राप्त कर लो। जरूरी नहीं कि तुमको डीएम ही बनना है, तुम बस उस लेवल को प्राप्त कर लो तो हम मानेंगे तुम डीएम बन गए। तो ये क्यों, ये कब कि आप अपेक्षित भूमिका का निर्वहन करें। और जब लगातार व्यक्ति उस भूमिका में रहता है, लगातार उस गतिविधियों से गुजरता है, तो निश्चित तौर पर उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। आज एक शिक्षक जो लगातार कई वर्षों से पढ़ा रहा है, उसकी भाषा शैली का आप देखिएगा, उसकी भाषा शैली स्वतः ही परिवर्तित हो चुकी है, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो चुका है। क्यों? क्योंकि लगातार कई वर्षों से उस भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है। तो समझिएगा, तो मनोवृत्ति का परिवर्तन जो है पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मनोवृत्ति के प्रकार। मनोवृत्ति के प्रकार, अब मनोवृत्ति के प्रकार को हम लोग निम्न रूप में। अब सबसे पहली बात, प्रकार क्या चीज है, ये कार्य क्या चीज है। प्रकार जिसको इंग्लिश में फंक्शन कहा जाता है, कार्य नहीं कि वर्ग कहा जाता है। तो मनोवृत्ति के प्रकार में, अर्थात मनोवृत्ति किसी भी कार्य को करने में किस प्रकार योगदान देती है, या किसी भी कार्य को रोकने में किस प्रकार योगदान देती है, उसको प्रकार होता है। जैसे कि साधनात्मक कार्य, मनोवृत्ति एक साधन के रूप में कार्य करती है। एक साधन के रूप में कार्य करती है, इसका मतलब यह होता है कि कौन सा व्यवहार, किस व्यवहार से मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव हो पाता है, या किस व्यवहार से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। नहीं समझ में आ रहा। अर्थात यह है कि मनोवृत्ति हमेशा व्यक्ति की उसके प्रति सकारात्मक बनेगी जिससे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर मनोवृत्ति इस चीज को जानती है, या फिर मनोवृत्ति के व्यवहार के प्रभाव को जाना जाता है। यह साधन का कार्य करेगी। मनोवृत्ति हमेशा उस और व्यक्ति को आकर्षित करेगी जहां लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये साधन का कार्य करेगी। किस साधन का काम करिए कि आप वैसा व्यवहार करें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। अहम रक्षात्मक कार्य, अहम रक्षात्मक कार्य अर्थात व्यक्ति किसी चीज को बार बार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है किंतु प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर मनोवृत्ति अहम रक्षात्मक की भूमिका निभाती है। ये अहम रक्षात्मकता का कार्य करती है। कैसे? उदाहरण समझिए आप कि एक लोमड़ी है, उसको अंगूर खाना है। वो अंगूर खाने के लिए जब किसी वृक्ष के नीचे जाती है और बार बार उछलती है किंतु अंगूर नहीं खा पाती है, अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाती है, तो उसकी मनोवृत्ति बनेगी कि निश्चित तौर पर अंगूर जो है खट्टे हैं, चाहे उसको ना मिले, किंतु उसकी अहम रक्षात्मक का कार्य करे ताकि वो दुखी ना हो। ये अहम रक्षात्मक का कार्य करती है। इसके अलावा ज्ञानात्मक कार्य होता है। ज्ञानात्मक कार्य का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है और उस दौरान हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमारी मनोवृत्ति उस चीज के प्रति सकारात्मक हो जाती है।
उदाहरण समझिएगा कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, जब आप क्लास में बैठे हैं और उसी दौरान आपको आपके लाल या लाली की याद आ गई, है ना, आप सोच रहे कि बेचारे मेरी लाली कहाँ हो गया, मेरा लाल कहाँ होगा, और टीचर कितनी भी तल्लीनता से पढ़ा रहा हो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आप उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में हैं, तो आपकी मनोवृत्ति उस टॉपिक के प्रति, जो विषय ये जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उस टॉपिक के प्रति नकारात्मक हो जाएगा, अगर टॉपिक ही खराब है। क्यों? टीचर ने खराब नहीं पढ़ाया होता है, आपकी मनोवृत्ति उस समय प्रतिकूल स्थिति में है। तो वही मेरे कहा ज्ञानात्मक कार्य करती है कि जब आपकी परिस्थिति अनुकूल होती है उस समय आप जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसके प्रति आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक हो जाती है। उसी प्रकार मनोवृत्ति अवांछनीय सूचनाओं से बचाव करती है और विचार और निष्कर्ष संरचना का निर्माण भी करती है। तो मनोवृत्ति के प्रकार ये कार्य है। तो मित्रों, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को परिभाषा, प्रकार, स्वरूप, संरचना, विकास, परिवर्तन और प्रकार के बारे में समझाया। आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि सर ने इथिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, दर्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, मूल्य क्या होते हैं, नीतिशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करवाना चाहिए था, किंतु सर वो ना करवा के सीधे तौर पर टॉपिक पर आ गए। तो मेरा टॉपिक पे आने का मूल कारण था कि आप सिर्फ एक बार समझें कि हमें पढ़ना कैसे है और प्रश्न की टेंडेंसी कैसी, प्रकृति कैसी, उसको लिखना कैसे है। ये सिर्फ एक प्रकार से आपके लिए डेमो वीडियो था जिसमें आप समझ पाएंगे कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन कैसी भी आ जाए मेंस के पेपर में हमें लिखना कैसे है और क्वेश्चन की टेंडेंसी को समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।